जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो के टॉपिक के हिसाब से बैकग्राउंड ठीक सा नहीं लग रहा है, इसे चेंज करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, अगर मून को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या किसी भी तरीके से वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। दोस्तों क्या आपको पता है 1958 में यूएसए ने पूरे के पूरे मून को यानी कि हमारे के चांद को एटम बम से ख़त्म कर देने का प्लान किया था। मतलब ठीक है, अगर आपने एटम बम बना लिया तो आप कुछ भी उड़ा सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि शायद उन्हें पता नहीं था अगर चांद को उड़ा दिया जाए तो इस धरती पर क्या क्या हो सकता है। धरती पर जो इंसान सांस ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चांद के रहमो करम पर। उनका क्या होगा, जो मछलियाँ जो पानी में तैर रही हैं, बाहर जो इंसान घूम रहे हैं और पक्षियाँ जो हवा में उड़ रहे हैं, उनका क्या होगा। मतलब अगर किसी भी तरीके से चांद को गायब कर दिया जाए या फिर अगर चांद ना हो तो इससे जो विनाश, जो कहर, जो प्रलय आएगी उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जिस विनाश के बारे में सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं उससे 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक ये प्रलय होने वाली है। और अगर बाई चांस आपको इस बारे में कुछ भनक नहीं है तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में उन विनाशकारी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान कुछ भी हो, भले ही 1000 एटम बम गिर जाएं, मीटियोर गिर जाए, पर हमारे चांद को हिलने तक मत देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं दी आशु यश शो। चलिए शुरू करते हैं। पहले नज़र डालते हैं यूएसए के कारनामों पर। यूएसए ने एक एटम बम से पूरे के पूरे चांद को उड़ा देने का प्लान किया था। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एटम बम से पूरे के पूरे चांद को उड़ाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? वेल, इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल होना इम्पॉसिबल के बराबर है। नहीं समझ में आया? फिगर नॉट, मैं समझाता हूँ। देखो, जो मून का डायमीटर है वो 3474 किलोमीटर है। अब तुम ही सोचो कि हाँ कितना बड़ा है हमारा चांद। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्गेस्ट एटम बम यानी कि टीज़ार बॉम्बा से भी हम चांद को उड़ाना चाहें तब भी हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं बल्कि 600 बिलियन टीज़ार बॉम्बा लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वरना तो हम चांद का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। इवन हम चांद पर 10-20 हज़ार एटम बम फेंकेंगे तब भी मून को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतना ज़्यादा है। तो वो जो मून के जितने भी क्रैक्स आएंगे या जितने भी मून के टुकड़े होंगे वो खुद से अलग नहीं होने देगा। चलो हम इसी में दूसरा केस ले लेते हैं। अगर चांद खुद फट जाए तो ऐसा पॉसिबल है? जो ऐसा सोच रहा है मैं उसे बता दूं ऐसा इम्पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, चांद खुद क्यों नहीं फट सकता है? उसका रीज़न ये है कि उसे मैं बता दूं कि चांद के अंदर कोई लावा ही नहीं है जो कि उसके अंदर से बाहर निकले लाइक ज्वालामुखी और उसे फोड़ने की कोशिश करे। क्योंकि जो चांद के अंदर का जो लावा है वो वक्त के साथ जमकर पत्थर बन चुका है, तो चांद का खुद फटने का सवाल ही नहीं है। वेल दोस्तों, इसमें एक चीज़ हो सकती है, चांद अपनी जगह शांति से घूम रहा हो और अचानक से एक मीटियोर आकर उस पर गिर जाता है और चांद फट जाता है। वेल, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस केस में मीटियोर का साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए। मैं जिस मीटियोर की या एस्ट्रॉइड की बात कर रहा हूँ, ऐसे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 3 ही हैं। वो है सीरीज़ जिसका डायमीटर है 940 किलोमीटर, और दूसरा है वेस्टा जिसका डायमीटर है 500 किलोमीटर, और तीसरा है पैलेस जिसका भी डायमीटर 500 किलोमीटर। वेल, इसका मतलब ये है कि चांद कभी टूटेगा ही नहीं, चांद को कभी फोड़ा नहीं जा सकता। वेल दोस्तों, आपका मन रखने के लिए मैं इसमें एक केस ले लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि हमने फ्यूचर में एक ऐसे एटम बॉम्ब डेवलप कर लिए जो कि चांद को तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, और ऐसे पावरफुल एटम बॉम्ब बना लिए जो चांद को फोड़ने के काबिल हों। तो दोस्तों अब होगी हमारी कहानी शुरू। असली में तबाही तो और विनाश तो अब शुरू होगा। इस केस में जब चांद टूटेगा तो जो उसके टुकड़े होंगे वो उसके सबसे पास में जो उसके स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो उसके पास में जाएंगे, और चांद के सबसे पास में जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशन फोर्स है वो है हमारे अर्थ की। अब जो चांद के जितने भी टुकड़े हैं वो पृथ्वी पर ऐसे गिरेंगे जैसे कि कोई बारिश हो रही हो, और अब ये सारे चांद के टुकड़े और पत्थर आग में लिपटे हुए पृथ्वी पर ऐसे बरसेंगे कि जैसे बारिश हो रही हो, और इसकी वजह से पृथ्वी पर आधे से ज़्यादा जीव मर चुके होंगे, और जो बचे होंगे उनका भी विनाश तय है। और जो कुछ पत्थर पृथ्वी के अंदर तो घुस गए होंगे लेकिन पृथ्वी के ज़मीन से टकराने से पहले ही जल चुके होंगे, वो पत्थर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलकर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ा देंगी कि पृथ्वी के अंदर आग निकलेगी, और अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ा देगी कि उस टेम्परेचर पृथ्वी का कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, और जो बचे होंगे उनका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। वेल दोस्तों, हम इसमें एक और केस ले लेते हैं। जो चांद के टुकड़े जो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाए होंगे वो पृथ्वी के अराउंड एक रिंग बना ले और गोल गोल घूमने लगे, जैसा सैटर्न में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। आई नो ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, पर फिर भी ये हो बिल्कुल सकता है। वेल, अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर पत्थर इसी तरीके से गिरते रहेंगे और चांद के टुकड़े इसी तरीके से गिरते रहेंगे और विनाश ऐसी चलता रहेगा। वेल, सीरियसली ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
और तो और दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी पर दिन का 24 घंटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ चांद की वजह से होता है। जो चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हमारी पृथ्वी के रोटेशन को स्लो कर रहा है, यानी कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड को कम कर रहा है। ये कोई मामूली सा अंतर नहीं है, ये 3 से 4 गुना तक पृथ्वी के घूमने की स्पीड को कम करता है। यानी कि हम चांद को किसी भी तरीके से उड़ा दें तो हमारी पृथ्वी की स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन 6 से 7 घंटे का होगा। और तो और इसकी वजह से जो हवाएं चलेंगी 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। मतलब समझ रहे हो, जो पृथ्वी पर आज तक जितने तेज़ से तेज़ तूफान या हरिकेन आए उनकी मैक्सिमम स्पीड 179 किलोमीटर पर आवर की रही है। मतलब कहाँ 179 और कहाँ 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और तो और इतनी तेज़ हवा में पृथ्वी के अंदर का कोई भी पशु या पक्षी या इंसान या और कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है। सिर्फ ज़मीन के अंदर रहने वाली प्रजातियां जिंदा रह सकती हैं, उनको छोड़कर जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां वो सब विलुप्त हो जाएंगी। यानी कि अगर चांद को उड़ा दिया जाए तो इंसान का मरना तो तय है। वेल, इस केस में भी विनाश आया नहीं है, आना भी रह गया है। पृथ्वी के आउटर सरफेस पर जो कह ढारी है, जो रिंग जो बनी है, उससे ज़मीन पर रहने वाले तो मर जाएंगे, लेकिन पानी में रहने वालों को क्या होगा? वेल, ज़्यादा सोचो मत, उनका भी अंत नज़दीक है। बहुत जल्द उनकी भी मौत हो जाएगी सफोकेशन की वजह से, क्योंकि उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं इजी करके आपको बताता हूँ। वेल, आपको ये तो पता होगा कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन्हीं ऊंची लहरों की वजह से समुद्री जीव सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं। आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा। वेल, मैं हूँ किस लिए, लेकिन हमें ये तो पता है कि हवा और पानी में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन एक्सचेंज होती रहती है। सिंपली कहें तो हवा से पानी में ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ सतह के पानी के साथ होता है। गहरे पानी का क्या? वेल, यहाँ पर काम आता है हमारा मून। जो हमारे मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से ऊंची लहरें उठती हैं, और जब ये लहरें ऊपर उठकर दोबारा नीचे गिरती हैं तब सतह पर जो मौजूद पानी होता है वो नीचे चला जाता है और जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर आ जाता है। और ऐसा पूरे समुद्र में होता है, और सिर्फ इसी की वजह से हमारे जितने भी समुद्री जीव है जिंदा रह पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। वेल, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। जब हमने चांद को फोड़ ही दिया है तो कोई ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं होगी, मतलब ऊंची लहरें उठेंगी नहीं, हाई टाइड्स होंगी नहीं, ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी नहीं, और हमारी समुद्री प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन अभी विनाश आया नहीं है, आना भी रह गया है, और अब जो होगा वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ये इतना खतरनाक होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस है, जो हमारी धरती का रोटेशनल एक्सिस है, वो प्योरली वर्टिकल नहीं है, वो 2.35 डिग्री टिल्टेड है। देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। इसकी वजह से हमारी धरती पर अलग अलग मौसम देखे जाते हैं, और यही जो टिल्टेड पोजीशन को मेंटेन करके रखता है हमारा मून। पर आप नहीं जान देना कैसे। वेल, मैं बताता हूँ। हमारे जो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारी धरती को 2.35 डिग्री पर होल्ड करके रखा हुआ है, और ये हमारी धरती को बिल्कुल भी हिलने नहीं देता है। इसको टेक्निकल भाषा में बोले तो एक्सियल टिल्ट। अगर हम चांद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो अर्थ को होल्ड करने के लिए कोई होगा नहीं, और हमारे सन की वजह से हमारी अर्थ का एक्सियल टिल्ट कितना बढ़ जाएगा या कितना बढ़ सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह से या तो पृथ्वी पर कोई मौसम नहीं होगा, या तो मौसम होगा तो बहुत जल्दी चेंज होगा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम सन के अराउंड रिवॉल्व करते वक्त कभी कभी हम सन के काफ़ी नज़दीक होंगे और कभी कभी काफ़ी दूर। इसी डिस्टेंस चेंज की वजह से सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होता रहेगा। मतलब सन जब अर्थ के नज़दीक होगा जब अर्थ का एक्सियल टिल्ट ज़्यादा होगा, और जब अर्थ सन से दूर होगा तब अर्थ का एक्सियल टिल्ट कम होगा। सिंपल सा लॉजिक है। यानी पृथ्वी पर कब कौन सा मौसम आएगा इसका अब कोई भरोसा नहीं है। और अगर कहीं हमारा एक्सियल टिल्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ पोल सन के सामने आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, यानी हमारे नॉर्थ पोल में कभी रात ही नहीं होगी, और हमारे नॉर्थ पोल की पूरी बर्फ़ कुछ ही दिनों में पिघल जाएगी। और इतनी बर्फ़ पिघल गई तो हमारे समुद्र का वाटर लेवल असीमित रूप से बढ़ जाएगा। लो, आ गया ना कहर। और जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, आइसलैंड है, सिटी है, सब के सब पानी में डूब जाएंगे कुछ ही वक्त में। और इतने विनाश के बाद भी कुछ बचा रह गया है क्या? अरे हाँ, अभी एक चीज़ तो रह गई है ना। अब हमारा चांद तो है नहीं है, यानी कि कोई उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, और इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर सन के साथ साथ और भी ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होने लगेगा। मान लो मार्स, जो कि अर्थ के सबसे करीब है, अगर कहीं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहा तो अर्थ का ऑर्बिटल पाथ भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब हमारी पृथ्वी किस ऑर्बिट में घूमेगी अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और
अब इसका कोई भरोसा नहीं है कि इसकी वजह से कभी भी कोई भी मीटियोर आके हमसे टकरा सकता है, यानी कोई भी एस्ट्रॉयड आके हमसे कभी भी टकरा सकता है और हमारी पूरी पृथ्वी नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जब आपको हमारे चांद की अहमियत पता ही लगी तो सिर्फ दिन रात भगवान से यही दुआ कीजिए कि हमारे चांद को कुछ भी ना हो, और मेरी इस धमाकेदार वीडियो पर एक लाइक हिट कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ।